Happy International Yoga Day to all. हेलो, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, थैंक यू मैम। ओके, ऑडिबल है? यस तो हैप्पी Yes, इंटरनेशनल योगा डे Yes, सभी को। सबने योगा किया? सेम टू यू मैम। यस Okay. मैम, थोड़ा सा किया था। थोड़ा सा नहीं, रेगुलर करिए, अच्छे से करिए। अब तो ऐप है जो गवर्नमेंट का, उसमें बहुत अच्छी अच्छी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। सब ऑनलाइन हो तो यूट्यूब से लेके है ना, हर फैसिलिटी है। तो योगा जरूर करना चाहिए। और ये जो दिवस है हमें एक तरह से इंटरनेशनल पहचान दिला रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स को इसको जरूर अपने रेगुलर रूटीन में इसको लेकर आओ और करो। कि देखिए, योगा का जो सबसे हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंसंट्रेशन, है ना। हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ना, कंसंट्रेट करना। और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है, उसमें भी ध्यान लगाना। जब आप ध्यान से, कंसंट्रेशन से कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, तो ज़्यादा बेहतर हमें जो है आती है, समझ में आती है, याद रहती है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो सभी लोग इसको रेगुलरली किया करिए। चलिए, हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जिसमें से हमने गर्ल चाइल्ड अब्यूज डिस्कस किया था, वाइफ बीटिंग, वाइफ बैटरिंग को डिस्कस किया, मेंटल अब्यूज को डिस्कस किया, और फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड डिस्कस किया। तो ये कुछ हमारे सोशल इवल्स हैं, सोशल क्राइम्स हैं, जो हम देखते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट सोसाइटी में हम कह सकते हैं हो ही रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ की लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, पर फिर भी ये घटित होते रहते हैं और इनसे हमें लड़ना है और इनसे हमें अपनी सोसाइटी को मुक्त कराना है। अब इसी में हमने देख लिया कि जो घर के अंदर जो अब्यूजेस हैं या जो क्राइम्स हैं, वो हमने डिस्कस किए। अब घर के बाहर जब औरत कदम करती रखती है, चाहे वो पढ़ने जा रही हैं लड़कियां, या औरतें काम करने जा रही हैं, काम करने के स्थान पर जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, जो भी चीजें जो आउटसाइड होम है, वहां पे भी इस तरह के क्राइम्स जो है वो हम देखते हैं, जैसे विच हंटिंग है, रेप है, मॉलेस्टेशन है, ईव टीजिंग है। तो बाय टर्म आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है ना। और जो एग्जाम है वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो इन सबको गर्ल चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत क्या आता है, इससे हम क्या समझते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वाइफ बीटिंग, बैटरिंग क्या होती है, मेंटल अब्यूज क्या होता है, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है, ये टर्म्स हमें पता होना चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से भी इसको अच्छे से लर्न करिएगा, तैयार करिएगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप लोग इसको रिवाइज भी करते चलिए, और बीच में कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया या मैम इस पे और डिस्कशन कर ले, तो वो आप मुझे बता देंगे, ताकि उसको हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्लास और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंटल अब्यूज हमने डिस्कस कर लिया था। फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड हमने डिस्कस किया। दिस फॉर्म ऑफ वायलेंस विद इन द होम इज द वन which brings shame to humanity. It is the cold-blooded murder of a baby girl, infanticide, as well as female fetus in the male-dominated Indian society. The birth of a boy is always welcome, but the birth of a girl is looked down upon as a burden. तो इस सोशल इवल को भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कि लड़का है या लड़की है, ये हम अपने आसपास, अपने समाज में देखते हैं, और इसको हमें बदलने की जरूरत है। और शायद हम इतने गिर गए हैं कि हम एक तरह से मर्डर हुआ कि पैदा होने से पहले ही हम बच्चियों को मार देते हैं बेटे की चाहत में। तो ये जो है हमने डिस्कस किया था। देखिए, ये गर्ल अगर हम देखें, रेशियो देखें, तो निरंतर जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो गिर रहा है। और कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो कंडीशन है, डेटा देखिए शो करता है पंजाब में 875 से 793, यानी हर 1000 अगर हम आदमी मेल्स की बात करें तो उस पर इतनी ही लड़कियां या विमेन हमें मिलती हैं। जबकि ये रेशियो जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो ये डेटा ही हमें दिखा रहा है कि 1000 से कितनी जो सेक्स रेशियो है वो हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है, और जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो गिर रहा है, जिसे हमें तुरंत रोकने की जरूरत है। नहीं तो जो सोसाइटी का इम्बैलेंस है उसके फिर जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो हम झेल नहीं पाएंगे, जो पूरे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा।
अब हम आते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आउटसाइड द होम, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट या हम राइट्स देखते हैं, यानी दंगों के बारे में आपने सुना होगा। और फिर हम अपनी पेट्रियार्कल सोसाइटी पे जाते हैं कि जो हमारा समाज की संरचना अगर हम उसको देखें ऐसी है कि उसमें हमने विमेन को मेन के इक्वल स्टेटस नहीं दिया है। तो हमारी मेंटालिटी में ना वो हर जगह शो होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हम कोई दो ग्रुप है या दो पर्सन है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ते वक्त हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए फिजिकल लड़ाई हो रही है, तो एक मानसिकता ये होती है कि दूसरे व्यक्ति के सामान को, उसके उसके घर की जो भी चीजें हैं या उसके हम सेल्फ एस्टीम को हर्ट करें, है ना, उसको डिस्ट्रॉय करें, उसको डैमेज करें। ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में होता है। तो अक्सर जो औरतें हैं उनको हम ऑनर की तरह देखते हैं, इज्जत की तरह देखते हैं ना, घर की इज्जत है इनकी, और उसको हम खराब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो ये जो हार्डकोर मानसिकता है पेट्रियार्कल सोसाइटी की, उसको हम कम्युनल राइट्स में बहुत ही उसकी बर्बरता देखते हैं कि अक्सर ये हम देखते हैं जो झगड़ा लड़ाई होती है वो मेल्स ही कर रहे होते हैं ना। आपने हार्डली देखा है कि औरतें जो है उन्होंने गोली मार दी या जो दो ग्रुप्स है वो आपस में इस तरह से लड़ गए। हम हमेशा देखते हैं जो लड़ाई झगड़े जो कम्युनल राइट्स होते हैं उसमें मेल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हम एक तरह से कह सकते हैं 99% हमें दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपस में नहीं लड़ते बल्कि जाकर डैमेज करने के लिए उस कम्युनिटी को, उस फैमिली को, विमेन को हमेशा एक कम्युनिटी सामान की तरह लिया जाता है कि वो ऑनर है, उसे हम खराब कर देंगे तो शायद हम कुछ जीत जाएंगे। तो एक बहुत बुरा असर इन कम्युनल्स का, राइट्स का विमेन क्राइम्स में हम देखते हैं कि उनके ऊपर जाकर वो क्राइम होता है और बहुत सारी विमेन और जो बच्चे हैं वो इससे सफर करते हैं। So communal conflict affects the women in a significant manner. It has been observed that sexual violence of rape is the most common form of violence against women during wars or during communal conflicts. तो या तो दो देशों में लड़ाई हो, दो ग्रुपों में लड़ाई हो, या घर के अंदर यानी विद इन कंट्री अगर हम कम्युनल राइट्स देखते हैं दो मजहबों के बीच में, या तो हम कह सकते हैं कम्युनिटीज में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसा जब भी होता है जो औरतें हैं वो उससे इम्पैक्ट होती है क्योंकि उन पर अटैक किया जाता है, चाहे रेप हो, मॉलेस्टेशन हो। तो ये जो विचार है यहीं से उसकी उत्पत्ति होती है कि ऐसा हम करेंगे तो उस फैमिली को, उस पर्सन को या उस कम्युनिटी को हम जो है हार्म पहुंचाएंगे। तो ये जो पूरी सोच जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये जो क्राइम्स हैं इन पर हम रोक भी नहीं लगा पाएंगे। Studies have been conducted on the rape victims of communal violence and they have put forward extremely shocking details. It has been revealed that the act of rape was committed in various ways. तो ये जो कुछ रिसर्च है उसके हम कह सकते हैं डिस्टर्ब करने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं। Husbands were forced to witness the rape of their wives, which most of the times was a gang rape. In some cases, husbands were used as mattresses upon whom the wives were raped. There were also instances where women were sexually molested by children of their own community. Husbands were also forced to participate in raping their own wives. All these pervert ways of committing rape clearly indicates the fact that this type of sexual violence is purposely carried out to the victimize not only the women and their families but also their communities. तो हम देखते हैं कि जो समाज है, ये जो सोच है वो कितनी गंदी है कि ये सारे जो केसेस होते हैं रेप के, इसमें कोई हम कह सकते हैं अल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट के इम्पैक्ट में व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि सोच समझकर किसी को पनिश कर रहा है और उसमें विमेन का यूज कर रहा है। तो ये जो सोच है ये हमारी, हम कहते हैं ना, जो सोशलाइजेशन है, जब तक उसको हम जड़ से नहीं चेंज करेंगे तब तक ये जो इंसिडेंसेस हैं ये हमारे हिस्ट्री में भी हुए हैं, यानी हमारे पास्ट में भी होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी इन्हें हम विटनेस करेंगे। जो हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स को भी हम कह सकते हैं वायलेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये सारी डिस्टर्बिंग जो चीजें हैं वो हम देखते हैं। और इससे क्या मिलता है, क्या फायदा मिलता है, हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल हार्म वुमेन को हम नहीं कर रहे, बच्चियों को नहीं कर रहे, बच्चों को नहीं कर रहे, इसका इफेक्ट जो है वो मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सदियों तक रहता है, शायद जीवन भर रहता है। और इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस विचार को हम जब तक नहीं बदलेंगे, तो वो कोई भी विमेन हो, कोई भी लड़की हो, किसी भी धर्म की हो, जाति को, जब तक उसको हम एक इक्वल स्टेटस नहीं देखेंगे, एक मानव की तरह नहीं देखेंगे, अगर शायद हमारी सोच में ये फीलिंग नहीं होती कि हम किसी फैमिली या पर्सन से बदला ले रहे हैं ऐसा करके, तो ऐसा नहीं होता। तो इसको बहुत बदलने की जरूरत है क्योंकि ये मैक्सिमम केसेस हमारे सामने कम्युनल राइट्स के और वॉर कंडीशंस में विमेन और बच्चे इम्पैक्ट होते हैं।
impact of communal politics on women, a brief mention about communalism and secularism is essential to understand, as communalism has been defined in numerous ways. It is as a discourse based on the belief that because a group follow a particular religion, they have a result of common social, political, economic interest. It is a discourse that constitutes subject through community attachments, subjects through community attachments, particularly religious communities. The notion of communalism affects women's status and role. There are certain underlying assumptions of the right wing. So हम किसी भी ग्रुप की बात करें, राइट विंग की बात करें और लेफ्ट विंग की बात करें, हम जब रिलीजन को इसमें जोड़ते हैं तो जो विमेन का हम कह सकते हैं फ्रीडम है, अधिकार है, उसको हम काफी हद तक डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं धर्म के आधार पर, पॉलिटिक्स के हिसाब से, है ना। समाज का, हमने कहा हर समाज का अपना एक ढांचा होता है, एक सिस्टम होता है, तो उसमें जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे उसे हम धर्म से जोड़कर देखें या अपनी कल्चरल जो चीजें होती आई हैं, रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस होती आई हैं, उसमें हमने जो विमेन का स्टेटस रखा है वो हमेशा सेकेंडरी रखा है। या तो उसको हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम माँ की बात करें ना, तो हम अगर अपने हिंदू रिलीजन में देखें या फिर इवन मुस्लिम रिलीजन में देखें, बहुत सारे रिलीजन में हम कहते हैं माँ देवी की तरह होती है, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके पैरों में स्वर्ग है। तो या तो हम उस टॉप प्लेस की बात करते हैं और फिर इन रिटर्न हम दे क्या रहे हैं, हम किसी भी माँ के साथ, किसी भी औरत के साथ जिसके साथ हम रेप कर रहे हैं, मॉलेस्टेशन कर रहे हैं, वो किसी ना किसी की तो माँ है, हम अपनी बात से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। और दूसरी बात, जब हम किसी को या तो हम इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं और हम एक ह्यूमन जो बिहेवियर है, ह्यूमन हम कह सकते हैं जो मानव अधिकार है, वो भी देने में सक्षम नहीं होते हैं सोसाइटी। और दूसरी चीज, जब हम किसी को बहुत सैक्रिफाइसिंग या ऐसा स्थान दे देते हैं, तो उसके जो हम नॉर्मल फ्रीडम है या अधिकार है उसको छीन भी लेते हैं, है ना। हम जब इस बात की ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं, बहुत सारी जो फैमिलीज में बच्चियां होती हैं वो अपनी माँ को देखती हैं, आइडलाइज करती हैं कि अच्छा जो त्याग की मूर्ति जो हमारे माइंड में परसेप्शन है, देवी है, ऐसा है वैसा है, तो हम सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं ना। हम पहले अपनी फैमिली को खिलाएंगे, उनकी खान पान का ध्यान रखेंगे, फिर जाकर हम लास्ट में खाएंगे, या जो बचा कुचा है वो खा लेंगे या ध्यान नहीं देंगे। तो हर लेवल पे ये सैक्रिफाइस करते 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 हम उसे वीक ही तो कर रहे हैं, उसका जो अधिकार है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसका उपयोग उसे नहीं करने दे रहे। तो ये मानसिकता भी गलत है। हम ना उसे देवी बनाएं और ना ही जो कृत्य हम करते हैं हम वो करें। हम एक इक्वल स्टेटस दें कि जैसे एक आदमी है, उसकी जो इच्छाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वर्क करने की हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो सेम फीलिंग्स, इमोशंस एक औरत भी फील करती है। तो ना उसे हम इतना ऊपर चढ़ाएं ना इतना नीचे गिरा दें। हम एक इक्वल स्टेटस की बात करते हैं फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से, कि जो जैसे आप रहते हो, जैसे आपको लगता है कि बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपने हिसाब से वर्क जो भी हम करना चाहते हैं उसका हमें फ्रीडम होना चाहिए। सेम जो फीलिंग्स हैं, सेम जो हम आवश्यकताएं हैं वो औरतों की हैं, उनके मन में भी वही सेम फीलिंग्स रहती हैं और वही इक्वालिटी का स्टेटस हम देने की बात करते हैं। विच हंटिंग, विच हंटिंग क्या है, सुना है? One of the most important examples of violence in countries against women is witch hunting. Incidents of women being labeled as witches or as keepers of evil spirits and the violence against them were large in nature. हम cities में इसका कम देखते हैं, इसका केस कम देखते हैं, पर जो हमारे रूरल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में भी अब अवेयरनेस हुई है, तो वहाँ हमें उतना जो सिटी के पास गाँव है वहाँ नहीं मिलता, लेकिन जो बहुत इंटीरियर रूरल एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ ये प्रैक्टिस अभी भी दिखती है, जिसमें हम औरतों को कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, चुड़ैल है, डायन है, इन शब्दों का प्रयोग करके कई बार मास मर्डर कर दिए जाते हैं या लोग उनको आइसोलेट कर देते हैं, पनिश करते हैं। So these incidents of labeling as witches for witch hunting are mainly associated with the tribal communities. Witch hunting is a common in a tribal group called as Santhals. संथाल ट्राइब एक एग्जाम्पल है सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, झारखंड में ये हम कह सकते हैं ट्राइब, आदिवासी जो है ट्राइब है, which is among Santhals can only be women and which are considered as the main danger to the Santhal community. The Santhal society has some definite rules about women. Women were totally prevented from participating in the worship of family spirits. They were not allowed to perform any religious rituals. Women were also excluded from the village group rituals. It means women were not allowed to participate in any family or
पब्लिक रिचुअल। तो ये जो ट्राइब है इनका ये मानना है कि जो औरतें हैं उनको मे बी जो भी स्पिरिट से रिलेटेड रिचुअल्स उनके होते हैं फैमिली में या पब्लिक में, उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करते, और जो बुरी आत्माएं हैं सिर्फ औरतों के अंदर ये चुड़ैल जाती हैं, डायन जाती हैं, उनको स्पेसिफाई करते हैं इसके लिए। These are some myths about the origin of witchcraft। और ये कुछ हम कह सकते हैं ये अंधविश्वास हैं, धारणाएं हैं जिसके कारण ये जो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस है वो उसकी स्टार्टिंग हुई। In the Santhal society, the story goes the women tricked their men and the wise old men to learn the religious rituals. Hence, in order to make the men more powerful, the men were taught the power of witch hunting. It means the women who performed the religious rituals were labeled as witches and the men became the witch hunters. इसकी शुरुआत कैसे हुई? अब ये हमें हमारे सोसाइटी से हमें अवेयर कराती है कि कोई चीज का उद्भव कैसे होता है। तो जो औरतें थी, जैसे कि जो रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक जो भी हम कह सकते हैं परंपराएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको आदमी ही करते थे। तो कुछ औरतों ने चालाकी से उसको सीखने की कोशिश की। जब उन्होंने चालाकी से उसको सीखना चाहा या करना चाहा तो उनको लेट डाउन करने के लिए, क्योंकि शायद वो ये अधिकार समझते थे कि है ना हम रिलीजन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये जो काम है वो आदमी ही करेंगे, औरतें नहीं करेंगी तो बेहतर होगा, या उस पर कंट्रोल आदमी ही रखना चाहते थे। तो जब औरतों ने ये करना शुरू किया तो ऐसी औरतों के लिए इन्होंने अलग रिचुअल शुरू किया कि विच हंटिंग, यानी ऐसी औरतें जो ऐसा खुद करना चाहेंगी, वो चुड़ैल होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, उनको हम मार देंगे। तो इस तरह से ये जो हम कह सकते हैं प्रथा है वो वहाँ पे शुरू हुई होगी। Thus, women's participation in the religious rituals was associated with evil powers. जिन औरतों ने कोशिश की उन religious rituals को सीखने की, परफॉर्म करने की, उनको बुरी शक्तियों के साथ जोड़ दिया गया और फिर लोग जो है उन्हें बुरा समझकर उन्हें मारने के लिए उन्होंने ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू की। Men must have wanted a change and wanted power only to them. देखिए जो अगर हम पुराना अपनी सोसाइटी को भी देखिए पढ़ते हैं तो हम ब्राह्मण है ना, मान लीजिए हिंदूज में हम देखते हैं कि जितने भी रिचुअल्स हैं तो वो ब्राह्मण करते हैं, और हम जो है बहुत कम फीमेल ब्राह्मण देखते हैं कि वो आ रही है या इस तरह के जो रिचुअल्स है उनको कर रही है। अभी भी अगर हम देखें मेजोरिटी तौर पर तो आदमी ही जो रिचुअल्स हैं इनको करते हैं। तो मे बी एक पर्टिकुलर जिस चीज पर पूरी सोसाइटी रिस्पेक्ट करे या है ना ऑफरिंग्स दे, वेल्थ अपना दे, तो वो एरिया या वो कार्य हम अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं मेन के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें हम फीमेल्स को घुसने नहीं देना चाहते हैं, और जो औरतें ऐसा करना चाहें उन्हें हम इस तरह का लेबल दे देते हैं, उन्हें मार देते हैं, ताकि बाकी जो है वो फिर हिम्मत ही नहीं करेंगी। तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिसेस है वो हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे डेवलप हुई, और ये जो सोशल लीडर्स हैं इन्हें हमें मिटाने की और इस अंधविश्वास को खत्म करने की आवश्यकता है। रेप, इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम। आप सब अब क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है, पहले जो केसेस होते थे मे बी हमारे नॉलेज में नहीं आते थे, पर अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना हम कह सकते हैं जागृत है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्राइम्स हैं जो पहले सामने नहीं आते थे, पर अब हर कोई इसके बारे में पढ़ता है, देखता है, सुनता है। तो रेप भी एक ऐसा ही सीरियस क्राइम है जो बहुत कॉमनली विमेन के ऊपर आते हैं कि हम 21st सेंचुरी में एंटर कर रहे हैं, पर अभी भी ये केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये एक सोसाइटी की तरह से हमारे लिए, हम सबके लिए शर्म की बात है। तो वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वुमेन एंड whose effects are extremely painful is rape. Rape can be defined in various ways. A legal definition of rape is as follows. तो हम अगर लॉ को पढ़ें, क्योंकि ये क्राइम है, गुनाह है, तो इसकी एक डेफिनेशन है जिसके द्वारा अंतर्गत जो है किसी को सजा मिलती है। वो जो लीगल डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि क्या है। According to section 375 of the IPC Indian Penal Code, a man is said to commit rape on a woman under the following circumstances: against her will, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर किया हो, without her consent, बिना उसकी परमिशन के किया हो, with her consent, when her consent has been obtained by putting in her fear or death or harm, उसके मन से किया हो यानी उसकी सहमति से किया हो, लेकिन उसको डराकर, धमकाकर या ये बोलकर कि हम किसी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचा देंगे या ऐसा कर देंगे, और उस कंडीशन में ऐसा किया गया हो। विथ हर कंसेंट, व्हेन द कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स द मैन टू बी हर मैरिड हस्बैंड। With her consent, if she gives consent because of intoxicants or unsoundness of mind. With her consent, if she is under 16 years of age. और अगर उसका कंसेंट हो भी पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हस्बैंड है
या उसको किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेंट मटीरियल, नशे की कोई भी ऐसी चीज मिलाकर पिलाई गई हो या दी गई हो जिसके प्रभाव से ऐसा हुआ हो, या 16 साल के नीचे अगर ये किया गया हो, भले उसका कंसेंट हो, ये रेप की कैटेगरी में आएगा। The feminists have defined rape in the following manner. Rape is violence and not sex. Rape is violence, but a different form of violence because of its sexual character. Rape is not just physical violence against a woman, but it is more of psychological and emotional violence. It is the ultimate humiliation of for a woman in which her self-respect and her dignity are attacked. There are various situations in which rape is committed. Rape can be committed by a total stranger, that is a person who is totally unknown to her. In many cases, a girl or woman is raped by a family, friend, a neighbor or any person. खैर इसके बारे में हमें बहुत डिस्कशन नहीं करना, आप सब इससे अवेयर हैं। और हम समाज में देखते हैं कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि लड़कियों के कपड़े या गाने या उनका खुद का स्वभाव या वो ऐसा करती थी इसलिए ऐसा हुआ, ये सब बातें जो हैं वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी बातें हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में अपनी आंखों से ये केसेस देखते हैं, इनफैक्ट सुनते हैं, अपने आसपास अवेयर होते हैं कि 3 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, उसके कपड़ों में क्या दिखता है आपको? तो जब आप बच्चों को नहीं छोड़ रहे तो इट इज वी कैन से कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत ही अजीब सी बात है कि हम विमेन को ब्लेम करें इसके लिए। इसका रूट कॉज है मेंटालिटी, और वो मेंटालिटी ये है कि विमेन एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमें यूज करना है, जिसे हमें पोजेस करना है। और इस मानसिकता को जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, इसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, शायद इन केसेस को भी हम कम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें काम करना है तो इस सोच को बदलने की जरूरत है, ना कि लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कि वो बाहर ना निकलें या कपड़े ऐसे ना पहने। इससे बेहतर ये होगा कि हम इस मानसिकता पर काम करें और इसे बदलने की कोशिश करें। इसे आप लोग रीड करिएगा, और अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है, अभी तक हमने अपने सारे लेक्चर्स में उसको नहीं कवर किया है, तो या डाउट है आपको, आप जानना चाह रहे हैं, उसको जरूर हमसे डिस्कस करिए। बहुत सारे अलग कंडीशंस में भी हम रेप जैसी समस्या, सीरियस समस्या को देखते हैं, जैसे रेप बाय पुलिस। जो औरत है वो अगर हिरासत में है और पुलिस वाले ऐसा करते हैं, तो हमें कुछ जो हम कह सकते हैं सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई हैं, कानून के द्वारा दी हुई है, उनका नॉलेज भी होना जरूरी है। जैसे कि आपको कोई मेल जो पुलिस वाला है वो नहीं गिरफ्तार कर सकता, एक फीमेल पुलिस वाली जो पुलिस में विमेन होगी वही आपको अरेस्ट करेगी। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो अगर हमें शिक्षा द्वारा पता रहती है तो उसका फायदा हमें मिलता है। रेप ऑफ दलित एंड ट्राइबल वुमेन, रेप ऑफ बाय द गवर्नमेंट वर्कर्स एंड मिलिट्री, रेप ऑन द जॉब, ये सब केसेस हैं, सीवियर केसेस हैं जो हमारे सामने आते रहते हैं। रेप बाय स्ट्रेंजर्स, रेप ऑफ माइनर, रेप इन जर्नी, रेप ऑफ सिक। ठीक है, कोई ऐसा केस हम कह सकते हैं जगह नहीं बची है, हॉस्पिटल हो, ट्रेन हो, सुनसान सड़क हो जहां औरत या लड़कियां जा रही हो, परिवार हो, फैमिली जैसी सेफ जगह हो, परिवार के अंदर ऐसे केसेस आते हैं। तो जब इन क्राइम्स को हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि औरत कहाँ महफूज है। ये अपने पे जो पूरा हमारा समाज है उस पर प्रश्न चिन्ह है। फैक्टर्स अंडरलाइंग विक्टिमाइजेशन, और सबसे बड़ी चीज कि ये केस होने के बाद, रेप जैसा सीरियस क्राइम होने के बाद, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हम सोच को बदलना क्यों इतना आवश्यक है कि ये क्राइम एक तो इतना घटिया क्राइम होता है, उसके बाद हम कसूरवार कैसे करते हैं, उसके साथ जिसके साथ ये चीज हुई है, जो विक्टिम है, जो सफरर है, हम उसी को उसका दोष मर देते हैं, उसी को हम हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं, उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके बारे में ना तो चर्चा होती है, और अगर हमें बुरा भला कहना है या सोचना है तो उस व्यक्ति के लिए सोचना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति के लिए जो सफर कर रहा है। तो इस सोच को हम सबको मिलकर ही बदलना है ना, एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। और अगर ऐसा हम करेंगे तो उसका हम अच्छा इफेक्ट भी देखेंगे। मान लीजिए किसी के साथ ये सीरियस क्राइम हुआ है और उसको हम अपने आंखों पर उठाकर रखें और उसे हम इज्जत दें, उसे हम सपोर्ट दें, और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको हम जो है ये रियलाइज कराएं कि कितना गलत कार्य उसने किया है, तो ज्यादा बेहतर होगा।
होगा। एक समाज की तरह ये कदम हमको जो है लेना होगा। और इसके लिए एज होम साइंस स्टूडेंट्स हमें खुद अवेयर रहना है, सभी बच्चियों को अवेयर करना है और अपने आसपास के समाज में भी हम कह सकते हैं ये जागरूकता करनी है कि वो भी ऐसा करें। देन वी हैव मॉलेस्टेशन। मॉलेस्टेशन क्या है? कई बार बच्चियों को लगता है या औरतों को लगता है कि शायद ये क्राइम नहीं है, अगर ऐसा किया तो हम इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन नहीं कर सकते, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि किसी ने आपको टच किया गलत तरह से या जो है हम कह सकते हैं कुछ एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करके छोड़ दिया और रेप नहीं किया तो आप उस क्राइम को रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि जो है जब रेप होगा तभी आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करोगे या वो उसको क्राइम समझा जाएगा। हमारे बहुत सारे केसेस मॉलेस्टेशन के होते हैं। क्यों? जैसे हम सफर कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो बस हो, ट्रेन हो, ठीक है, तो शायद ही मुझे लगता है कि कोई बच्ची ऐसी होगी जो अगर एक समय जब हम गुजार लेते हैं एक लाइफ टाइम में कि उसने कभी कहीं मॉलेस्टेशन या ईव टीजिंग ना फेस की हो। तो इसका अर्थ जानना और इसके अगेंस्ट हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। हम रोज आते हैं, रोज कोई हमें छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये सब मॉलेस्टेशन के अंदर आता है, ईव टीजिंग के अंतर्गत आता है। Both molestation and eve teasing are considered as crimes against women and they fall under the category of sexual harassment. Earlier, rape and kidnapping were the only important crimes which were focused under sexual harassment. इसके पहले तक क्या था कि कानून में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत खाली रेप और किडनैपिंग को सीरियसली लिया जाता था, लेकिन अब जो मॉलेस्टेशन है, ईव टीजिंग है, वो भी एक तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है, तो उसके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी हमारे काम करने का स्थान है, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है जो हमें गंदी गंदी बातें बोल रहा है या हमारे शरीर पर कमेंट कर रहा है, हो सकता है हमें छू नहीं रहा, सिर्फ बोलकर हमें अब्यूज कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सब मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग में आता है और इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए हर यूनिवर्सिटी में, हर वर्क प्लेस पर विमेन सेल होता है और उसे हम कंप्लेंट कमिटी के नाम से जानते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है कंप्लेंट कमिटी, मैं भी उसकी एक मेंबर हूँ। तो आप सबको ये पता होना चाहिए और आपसे जो भी अटैच स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं स्पेशली, उनको ये बता कर रखिए कि ये जो हमारी कमिटी है, इसके जो मेंबर्स है, उसमें से किसी भी मेंबर को आप अप्रोच कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी केस अगर आप फेस करते हैं तो ये अवेयरनेस हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है संकोच में, हिचकिचाहट में, हेजिटेशन में लड़कियां जो है इसको रिपोर्ट नहीं करती या उन्हें पता नहीं होता। However, efforts were made by the women organizations to focus on other forms also which the women commonly experience in public areas. So in 1980s that the other forms of sexual violence against women were recognized. तो 1980s में ये जो विमेन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ रेप या किडनैपिंग जैसे बड़े जो क्राइम्स हैं वही नहीं है जो विमेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि और भी तरह के सेक्सुअल वायलेंस केसेस होते हैं जिसको हम मे बी कानून के तौर पर नहीं रिकॉग्नाइज करते। तो उसमें फिर मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग को लिया गया, इंक्लूड किया गया। एज अ रिजल्ट मॉलेस्टेशन एंड ईव टीजिंग वर एक्सेप्टेड एज इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन पब्लिक प्लेसेस। अभी हम एक वेबिनार भी करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, उसका लिंक आप सबसे शेयर करेंगे कमिंग सैटरडे को, तो वो आप सब उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के लिए भी वो आपको और नॉलेज देगा। जो उसकी स्पेशलिस्ट होंगी वो शेयर करेंगी आपसे, और जो बाकी गर्ल्स हैं उनको भी हम ऑब्वियसली ऑफिशियली भी इन्फॉर्म करेंगे, और आपके जो फ्रेंड्स हैं करिएगा। तो वो एक तरह से अवेयरनेस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। Eve teasing can be understood as a crime that outrages the modesty of women in public places by word or gestures. देखिए जैसे कितना क्लियर है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उस पर अगर जो विमेन है या लड़कियां हैं उनको शब्दों द्वारा या इशारों द्वारा, हम जेस्चर्स की बात कर रहे हैं ना, कई बार इशारों से हमें कोई परेशान करता है तो हमें लगता है हाथ तो लगाया नहीं, हम कैसे शिकायत करें, पर हमें पता है कि हम कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं उन चीजों से। तो ये सब की कंप्लेन आप कर सकते हैं, चाहे वो शब्दों में आपको परेशान कर रहा हो, छेड़ रहा हो, या फिर जेस्चर्स यानी इशारों से वो चीज की जा रही हो। It means it is verbal in nature. Section 354 of the IPC deals with molestation and Section 509 of the IPC deals with eve teasing. देखिए लॉ हमें पता होने चाहिए कि दोनों सेक्शन है, यानी हमें कानूनी तौर पर मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग की भी कंप्लेन करने का अधिकार है, इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं।
Eve teasing is not a myth but a reality. It exists and exists everywhere. It has been a serious menace in our society. The commission of this crime is an indicator of how far the women folk are insecure in the society. खैर इसे हम आपके साथ पर्सनली भी डिस्कस कर चुके हैं. हम लोगों ने 1090 की विजिट भी की थी. आई थिंक आप सब मेरे साथ गए भी थे. तो ईव टीजिंग पहले क्या है, एक जो सेक्शन है सोसाइटी का वो कहता नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लड़कियां ऐसे कह रही, लेकिन नहीं, अब प्रूफ्स भी हैं, केसेस भी हैं, और हम कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रभाव है मीडिया का कि जो बच्चियां हैं, औरतें हैं, वो उसको रिपोर्ट भी करने लगी हैं कि ये जो ईव टीजिंग है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि हम उठते बैठते चलते जर्नी करते हर जगह ये न्यूसेंस हमें सोसाइटी में मिलता है. और अब अगर जब हम अवेयर होते हैं तो एटलीस्ट अब क्या होता है कि हमें हिचकिचाना नहीं है. मान लीजिए हम किसी पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो पहली बात तो खूब तेज चिल्लाकर वहां पे आसपास जितने लोग हैं इस चीज को हमको आइडेंटिफाई कराना चाहिए, बोलना चाहिए. खुद ही लोग आ जाएंगे हमारी मदद के लिए. सहना नहीं चाहिए कि कोई हमें चिकोटी काट रहा है, कोई हमें टच कर रहा है, कोई भी पब्लिक प्लेस है और हम शर्मा रहे हैं, हम झिझक रहे हैं कि क्या बोलें, कैसे बोलें. तो उस चीज से हमें ऊपर हटना है और इसका विरोध करना है. तो ये जागृति हमें लड़कियों में, औरतों में लानी पड़ेगी. तो ये जो हमारे डिफरेंट हम कह सकते हैं सेक्सुअल वायलेंस केसेस हैं जो हमें बाहर दिखते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेबर लॉ डिस्कस करेंगे और लेबर डिस्क्रिमिनेशन जो हम पाते हैं विमेन के वर्क फोर्स में उसको डिस्कस करेंगे. और उसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं एक्ट्स हैं और कानून है, लॉ है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे कि किस कानून के द्वारा हमें इन क्राइम्स के अगेंस्ट जो है अपील करने की, रिपोर्ट करने की सुविधा है. और उसके बारे में हमें अगर पता रहेगा अच्छे से तो बेहतर हम उनका उपयोग कर पाएंगे.